इंडिया, यहाँ की हवाओं का अनोखा मिजाज है। हर शख्स का अपना अंदाज है। अजब कहानियां, गजब किस्से सजते हैं, हर दिन नई हिस्ट्री रचते हैं। ऐसी ही अनोखी कहानियों का मेला OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया, मौसम है देखो इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, नया एपिसोड, नई कहानियां, नया सफर, लेकिन हम सफर वही कृष्णा अभिषेक। आपको पता है आज मैं कहां जा रहा हूं? दिल्ली के सबसे पुराने फोर्ट्स में से एक फोर्ट फिरोज शाह कोटला, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बनाया था और उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे 37 साल तक राज किया। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाल एपिसोड की। आज के एपिसोड में आर्म रेसलिंग क्लब, जहां आके लेडीज का हाथ हो जाता है 2.5 किलो का। फिर एंट्री करेंगे एक दूसरे क्लब में, लेकिन पहले उगानी पड़ेगी दाढ़ी मूछ। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उगेंगी, वो भी मछलियों की मदद से। और आखिर में एक ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी जिससे हो रहे हैं गर्मी में भी रूम ठंडे ठंडे, कूल कूल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? जी हाँ, द वन एंड ओनली रजिया सुल्तान। ये औरतों की ना पावर की बात ही कुछ और होती है। ये अपना लोहा हमेशा मनवा के रहती हैं। ऐसी ही दिल्ली की कुछ औरतें हैं जिन्होंने ठान ली है कि वो अपना लोहा मनवा के रहेंगी। इसीलिए उन्होंने अपना हाथ जो है वही लोहे की तरह मजबूत कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। लो भाई साहब, यहाँ तो मेकअप चल रहा है। लगता है पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है। अरे रे, दोनों यहाँ पार्क में। ओहो, तो भाई साहब तैयारी घूमने की नहीं, बल्कि दो हाथ आर्म रेसलिंग करने की हो रही है। ध्यान रहे, ये खेल नहीं है बच्चों का। जोर निकल जाता है अच्छों का। और ये मार ली मैडम जी ने बाजी। दोस्तों, हम पहुंचे हैं दिल्ली की रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी, मिलने ऐसी लड़कियों से जो नहीं है किसी से कम, क्योंकि इनकी बाजुओं में है दम। और ये है विमेन्स आर्म रेसलिंग क्लब। वैसे आर्म रेसलिंग की हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन बना था 1977 में, और उसी साल इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन भी एस्टैब्लिश की ब्रिजबरन दास जी ने। 1980 में हुई सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया ने पहली बार विमेन्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और 9 मेडल्स जीते। और आज इंडिया के नेशनल इवेंट्स में लगभग 130 विमेन कंपीट करती हैं। और यहाँ रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी में लक्ष्मण भंडारी जी, जो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के सीनियर रेफरी हैं, उन्होंने तय किया कि वो फ्री में कोचिंग देकर विमेन्स आर्म रेसलिंग को एक नए मकाम तक पहुंचाएंगे। सोसाइटी के लिए एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट सोसाइटी को आपको कुछ देना चाहिए। तो आर्म रेसलिंग के तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो पुअर बच्चे हैं उनको आगे मैं लेकर आ पाऊँ, उनको एक पहचान दे पाऊँ, उनको एक मोटिवेशन दे पाऊँ। जो बेस्ट पार्ट इसमें होता है कि आपका फिजिकली, मेंटली, सोशली डेवलपमेंट जो होता है, क्योंकि फिजिकली आप स्ट्रांग होते हो, क्योंकि इसी पूरी बॉडी से आपको खेलना होता है। OMG, इसका मतलब आर्म रेसलिंग के लिए पूरे शरीर को मजबूत बनाना पड़ता है। सर, कुछ टेक्निक्स मुझे भी बता दो ना, ताकि मैं भी किसी के साथ दो हाथ कर सकूं। सबसे पहले आपने थम्स को पाम टू पाम मिलाना है। इसके बाद आपने थम्स को क्लोज करना है। आपको ये नकल जो है हमारा, नकल के नीचे से फिंगर रखनी है या ऊपर से। अगर ये आप ऐसे इस पोजीशन पे आते हैं तो दिस इज अ ब्रेकिंग पोजीशन। ये जब पोजीशन आता है ये हुक पोजीशन होती है। जितना बॉडी को अंदर क्लोज करके खेलोगे, शोल्डर आपके क्लोज होगा, उतना इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और यहाँ प्रैक्टिस करने वाली हर लड़की का मानना है कि आर्म रेसलिंग सीखने के लिए जिद्दी होना पड़ता है। इसी जिद ने कुछ हद तक सविता जी की जिंदगी बदल दी। कि मेरी 15 साल की एज में शादी हो गई थी। फिर शादी के बाद ससुराल से सपोर्ट नहीं मिला मुझे आगे, ना पढ़ाई के लिए ना गेम के लिए। फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो सपना जो था बचपन का वो भी मन में था कि मुझे करना है, कुछ ना कुछ तो करना है।
मेरे पास एक वीडियो आई थी आर्म रेसलिंग की, उसमें एक लेडीज ने 10 बंदों को हराया था। मैं उसको देखती रह गई, मैंने कहा ये भी गेम है। शादी के कम से कम 18 साल बाद मैंने अपना गेम स्टार्ट किया। मैं पहले किसी को फेस नहीं कर पाती थी, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाती थी, मुझे बाहर के रास्ते नहीं मालूम थे। आज के टाइम में मैं ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती हूँ। और ये है 20 साल की चेष्टा, जो पहले फूल सी नाजुक थी, लेकिन अब उनका 2.5 किलो का हाथ किसी को पड़ता है ना, तो वो आसानी से छोड़ता नहीं है पापा। पहले मेरा मतलब ये लगा लो इसका हाफ भी नहीं था, जो ये है ना इसका हाफ भी नहीं था, इसका हाफ से भी हाफ ही लगा लो, एक लड़की के बराबर ही था। मतलब बहुत ही डरी सहमी सी लड़की, जिसको मतलब रोड पे निकलने से डर लगता हो। आर्म रेसलिंग के थ्रू मुझे बहुत पावर मिली है। जो भी लड़का मिलता है ना, तो जो भी लड़का अपनी प्रेस करता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो उसका तो मैं मुंह तोड़ जवाब दे देती हूँ। सिर्फ 20 साल की चेष्टा ने अपने करियर की शुरुआत में ही पहले नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और फिर स्टेट लेवल पर गोल्ड जीतकर सबको चौंका दिया। OMG। इस आर्म रेसलिंग ने ना सिर्फ यंग लड़कियों को बल्कि कई हाउसवाइफ्स को दिया है आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने का सपना। 1997 में एस्टैब्लिश हुए रॉयल स्पोर्ट्स क्लब ने कई अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स के दरवाजे खोले हैं और अब तक 85 से भी ज्यादा लड़कियों ने नेशनल लेवल पर 50 से भी ज्यादा मेडल्स हासिल किए हैं। मेरा आर्म रेसलिंग स्टार्ट करने का मेन मोटो सिर्फ ये है, मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि गर्ल्स सिर्फ मेंटली ही नहीं फिजिकली भी उतनी ही स्ट्रांग हो सकती हैं जितने कि बॉयज़। मैं ये चाहती हूँ कि मैं लड़कियों को इसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ाऊँ, उनके हाथ में इतनी पावर हो कि वो 4 क्या कितने 10 लड़के भी आ जाए ना, उसको अकेले हैंडल कर ले, इतनी पावर चाहती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़कियों में इस OMG कॉन्फिडेंस की वजह है आर्म रेसलिंग, जिससे लड़कियों के हाथों को मिलता है दम और शख्सियत होती है दमदार। जी हाँ, एक यूनिक स्पोर्ट की बदौलत अपनी लाइफ बदलने का OMG काम कर दिखाया है और ये काम सिर्फ इंडिया की OMG लड़कियां ही कर सकती हैं। OMG, ये है मेरा इंडिया। अरे आ गए ओ चक दे फट्टे नब्दे किल्ली, सुबह जलंधर और शाम को बेंगलुरु। आप लोग सोच रहे होंगे भाई दिल्ली क्यों नहीं, क्योंकि बेंगलुरु के क्लब में मेरी एक मीटिंग है और उस क्लब के अंदर बिना दाढ़ी के जाने नहीं देते। कैसे नहीं जाने देते, आइए आपको दिखाते हैं। ये जनाब तो अपनी दाढ़ी का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। इतनी अमेजिंग दाढ़ी जो है भाई की, अरे ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जनाब पार्टिसिपेट करने वाले हैं एक बेहद अतरंगी कंपटीशन में। और ये अकेले नहीं हैं, यहाँ छोटी बड़ी लंबी घनी अतरंगी घुमावदार हर तरह की दाढ़ी वाले आए हैं। ओहो, ये तो बियर्ड एंड मुस्टैच चैंपियनशिप है, OMG। और इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराता है इंडिया का वन एंड ओनली बियर्ड क्लब, भारत बियर्ड क्लब। दाढ़ी रखने का ट्रेंड आजकल दुनिया भर में छाया हुआ है। क्रिकेटर हो या एक्टर, पूरी दुनिया के आदमी आजकल दाढ़ी के दीवाने हुए पड़े हैं। यूं समझिए ये आजकल का नया माचो लुक है। गाइस, इसका क्रेडिट जाता है विशाल प्रदीप सिंह को, जो भारत बियर्ड क्लब के फाउंडर हैं। काफ़ी कॉम्पिटिशन होते हैं, लाइक यू हैव अ फिटनेस कॉम्पिटिशन, यू हैव मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन, यू हैव ग्रूमिंग कॉम्पिटिशन, यू हैव फैशन कॉम्पिटिशन, लेकिन बियर्ड एंड मुस्टैच कॉम्पिटिशन कभी नहीं था। तो मैं चाहता था कि जो लोग दाढ़ी उगा रहे हैं और फेशियल हेयर रख रहे हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो आके कम्पीट कर सकें दूसरे लोगों के साथ, बिकॉज दिस इज डिफरेंट थिंग फॉर एवरीबडी। विशाल का कहना है क्लब का मेंबर बनने का मतलब सिर्फ दाढ़ी मेंटेन करना नहीं है, बल्कि इसके मेंबर्स के लिए कई अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक माइंडेड बंदों से मिल सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ दाढ़ी फैशन और दिखाने के लिए नहीं है, बट इंटरेक्शन के लिए, ताकि लोग साथ में मिलकर कुछ नया चीज़ कर सकें। दोस्तों, आपको पता है एक एवरेज आदमी की दाढ़ी 1 महीने में आधा इंच और साल भर में लगभग 5.5 इंचेस तक बढ़ती है। और आप भी दाढ़ी रखने के शौकीन हैं तो आपको बता दूं, दिन के मुकाबले दाढ़ी रात में ज्यादा तेज बढ़ती है। और एक बात, रेगुलर शेव करने वाले लोग अपनी लाइफ के 3,350 घंटे शेव करने में बिताते हैं, मतलब मैं भी। दोस्तों, दुनिया के 55% आदमी बियर्ड रखते हैं,
और उनमें से कुछ % दिखेंगे आपको इस इवेंट में। इस इवेंट में इंडिया के कोने कोने से आने वाले लोग अपनी मूंछ और दाढ़ी के दम पर चैंपियनशिप की दावेदारी रखते हैं। मैंने 16 महीने पहले बीएड रखना स्टार्ट किया था। जब थोड़ा थोड़ा बढ़ा तो सब लोग चिल्ला रहे थे मेरे पे कि यार क्या कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुई, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल होता है जैसलमेर में, उसमें मुझे मुस्टैच मैन का खिताब मिला। उस चीज़ से मुझे ऐसे मतलब पहले शौक था, अब पैशन बन गया है मेरा। यहाँ पे आके मुझे जो बियर्ड लवर्स मिले हैं तो मुझे काफ़ी खुशी उनको देख के। एक दूसरे में भाईचारा, भले कोई केरला से है, कोई कन्याकुमारी से, कोई कश्मीर से है। क्या बात है, मतलब देश भर से आई दाढ़ियों का मिलन होता है इस चैंपियनशिप में। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, अगर आपकी लंबी या घनी दाढ़ी है तो आप ही विनर होंगे। यहाँ जजिंग का क्राइटेरिया भी अलग है। ग्रूमिंग का एक पॉइंट है, पर्सनालिटी का पॉइंट है, प्रोडक्ट्स का पॉइंट है, टैलेंट के पॉइंट है, ऑल ओवरऑल लुक के पॉइंट है। एंड द जजेस आर फ्रॉम द ग्रूमिंग इंडस्ट्री, दे आर सेलेब्स, दे आर इन्फ्लुएंसर्स, दे आर डॉक्टर्स हु अंडरस्टैंड द नो-हाउ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, हु अंडरस्टैंड द ग्रूमिंग पार्ट ऑफ अ बियर्ड। आइए देखते हैं इस कंपटीशन में किसकी दाढ़ी में दम था और किसकी मूंछों ने मारी बाजी। क्या बात है। और इसी के साथ भारत बियर्ड क्लब के बियर्ड एंड मुस्टैच चैंपियनशिप 2019 के विनर्स मिल गए हैं। विशाल के इस OMG इनिशिएटिव की वजह से कई दाढ़ी वाले डूड्स को फायदा भी हुआ है। इसी दाढ़ी ने मुझे वर्ल्ड फेमस कर रखा है, ना ही मुझे काफ़ी लोगों को बियर्ड क्लब के थ्रू, जो लोग छोटे मोटे मॉडल थे या उन्होंने कभी मॉडलिंग जिंदगी में नहीं करी, उनकी फोटोज वोग से लेके मेंस एक्सपीरियंस टाइम्स ऑफ इंडिया तक छपी चुकी है। तो बियर्ड क्लब एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं, इसने काफ़ी लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल दी और लोग उसमें से अच्छा पैसा भी कमाते हैं। भारत बियर्ड क्लब दे रहा है दाढ़ी मूंछों वाले मेंबर्स को नया स्वैग, ऐसा स्वैग जिसने ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया बल्कि उनकी लाइफ ही बदल दी। और यही बात बनाती है भारत बियर्ड क्लब को OMG। दोस्तों, मेरा ना आज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मछलियाँ पाल लूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ ग्रीन वेजिटेबल्स और कहाँ मछलियाँ। OMG, ये मेरा इंडिया है बॉस, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी अगली सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी। भाई लोग, खेती करने के लिए क्या चाहिए? खेत यानी मिट्टी, पानी, सनलाइट और खाद, है ना? जमीन में बीज बो दो जो कुछ दिनों में पौधा और सालों में पेड़ भी बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, अब खेती के लिए खेत की जरूरत नहीं, सब्जियां तो पानी में भी उग सकती हैं, वो भी मछलियों वाले पानी में। अरे कंफ्यूज शक्ल मत बनाइए, जरा यहाँ नजर दौड़ाइए। ये पौधे जो आप देख रहे हैं, ये सब मिट्टी में नहीं, फिश टैंक के ऊपर उगे हैं और इस टेक्निक को कहते हैं एक्वापॉनिक्स। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं बेंगलुरु के माधवी फार्म, जो इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट एक्वापॉनिक्स फार्म है। अब आपको बता दूं, फ्यूचर में इस मेथड की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है। UN रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीब 970 करोड़ हो जाएगी और इंडिया की करीब 170 करोड़। लोग बढ़ेंगे पर जगह जितनी है उतनी ही रहेगी। मौसम के मिजाज का भी पता नहीं, इसलिए एक्वापॉनिक्स मेथड को अपनाने में ही समझदारी है। Considering the fact that it is so eco-supportive and nature friendly, I believe that this is going to be the technology of the future. अब मैं आपको बता दूं एक्वापॉनिक्स फार्मिंग कैसे की जाती है। फिश के वेस्ट से फिश टैंक का पानी अमोनिया रिच हो जाता है और यही पानी प्लांट्स के वाटर टैंक में सप्लाई किया जाता है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं और फिर यही पानी साफ होने के बाद वापस फिश टैंक में भेज दिया जाता है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। इस टेक्निक को कहते हैं एक्वापॉनिक्स। विजय जी, वैसे आप इस मेथड से कौन कौन सी सब्जियां उगाते हैं?
Right now we have range of some 14 varieties of leafy greens and vegetables. We grow celery, we grow basil, we have iceberg lettuce, we have oak leaf. साथ ही लाल लाल टमाटर, जुकीनी और बैंगन जैसी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। अब सुनिए एक्वापॉनिक्स के फायदे। सबसे पहले तो इस फार्मिंग मेथड में कन्वेंशनल मेथड से 90% कम पानी यूज होता है। इस 60,000 स्क्वायर फुट एरिया में फैले फार्म में रोज 200 केजी और साल भर में 250 टन ग्रीन वेजिटेबल्स उगाई जा रही हैं। और फायदे हमें श्री राम ने बताए। Our plants grow 2 to 3 times faster than they do in soil. इस टेक्निक से दुनिया भर की तमाम टेक्निक्स के मुकाबले पर स्क्वायर फुट ज्यादा वेजिटेबल्स उगती हैं। अब ये मत सोचना कि न्यूट्रिशन में कमी होगी, आप खुद ही सुन लीजिए। Our plants have between a 30 to 40% higher nutritional content. The other aspect is we are a completely pesticide-free cultivation. और आपको बता दूं, पानी में सब्जियां उगाना इंडिया में कोई नई बात नहीं है। सदियों से कश्मीर की दल लेक में फ्लोटिंग फार्म्स पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। एक ऐसी फार्मिंग टेक्नोलॉजी जिसमें फार्मर्स को सब्जियां उगाने के लिए मॉनसून पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, पानी की बचत होगी और तो और प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा 30 to 40%। दोस्तों, खेती का ऐसा सस्टेनेबल मेथड जो वेजिटेबल फार्मर्स की लाइफ को OMG बना सकता है। दोस्तों, OMG ये मेरा इंडिया के मैंने कितने सारे एपिसोड किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, आपके लिए अमेजिंग स्टोरीज लेकर आता हूं। ऐसी स्टोरीज जिन्हें देखकर कभी कभी मैं भी चौंक जाता हूं। लेकिन हमारी जो अगली OMG स्टोरी है, इसे देखकर आप चौंकेंगे नहीं, बोर आ जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। बाहर है मेरे देश की मिट्टी, न जाने कितने ही रंग रूप में ढलती है। मिट्टी ठंडक पहुंचाने के काम तो आती ही है। मिट्टी के घर ठंडे होते हैं, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होता है, लेकिन अब मिट्टी से ठंडी हवा भी मिलेगी। जी हाँ गाइस, ये है हमारी अगली OMG स्टोरी, मिट्टी के AC। मिट्टी की मदद से हवा को ठंडा करने का काम किया है दिल्ली के आर्किटेक्ट मोनी श्रीपुरापू ने, जिन्होंने ट्रेडिशनल मड टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया है ऐसा OMG कूलिंग सिस्टम जो करंट टेम्परेचर को 6 से 7 डिग्री ठंडा कर देता है। मोनीश, जरा विस्तार से समझाओ भाई, ये मिट्टी के AC हैं क्या चीज? We are working with terracotta technology, using the basic material which has been traditionally used. So we're using the same technology, the same principle, but in a reverse manner, where we're using the same principle to cool air instead of cooling water. So we are pouring water on these terracotta tubes that we designed, and when the air actually passes through this and comes out, it's naturally cool. भाई वाह, ये ना सिर्फ एक नेचुरल तरीके से हवा ठंडी करते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। अगर हम एसीज की बात करें तो एसी आपके कमरे को तो ठंडा करते हैं, पर एनवायरनमेंट को गर्म कर रहे हैं। 2050 तक हालात ऐसे ही रहे तो उत्पादित बिजली का 45% हिस्सा तो एसीज ही कंज्यूम कर लेंगे। जितनी ज्यादा बिजली यूज होगी, उतने ही ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज होंगे। There is ozone layer depletion, there is global warming, and the amount of energy consumed by these modern systems is tremendously high, which is severely impacting the civilization as a whole. दोस्तों, मिट्टी के एसी हमारे रेगुलर एसी को रिप्लेस तो नहीं, पर हाँ, उन पर हमारी डिपेंडेंसी जरूर कम कर सकते हैं। मोनीश ने हमें डिटेल में समझाया कैसे इन मिट्टी के एसी की डिजाइनिंग पर भी खास ध्यान दिया गया ताकि ठंडक में कोई कमी न रहे। We stack these pots in the form of a beehive. So using the principle of a beehive, we maximize the surface area that is needed for cooling. The idea was to actually imitate nature in a manner to make it more efficient. मोनीश ने पहला मिट्टी का एसी लगाया एक ऐसी फैक्ट्री में जहां डीजल जनरेटर चलते थे और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता था। A negative result of having this DG set was that there was a very hot air draft whenever the DG set was running. What was very interesting about this project is that we got about a 9-degree differential. And you should see this when the ambient temperature in Delhi or Noida is around 50 degrees. It's very, very pleasing to stand in front of this. OMG, ये हुई ना बात। और आपको बता दूं, बी हाइव डिजाइन जगह के हिसाब से कस्टमाइज करके बनाए जाते हैं।
घर में, स्कूल में, जहाँ जितनी जगह होगी उस हिसाब से मोनिश अपने मिट्टी के एसी सेट कर देते हैं। मिट्टी के एसी के अलावा मोनिश और उनकी टीम एक पर्सनल कूलिंग डिवाइस पर भी काम कर रही है। It's only 1 feet in diameter and it also has a small fan in the middle which only consumes barely any energy for that. So it can cool up to a radius of 4 to 5 feet around a person. मोनिश के OMG इनोवेशन को UN ने भी रिकॉग्नाइज किया। तभी तो UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एशिया पैसिफिक लो कार्बन लाइफस्टाइल चैलेंज के 12 विनर्स में से एक हैं। इस टेक्नोलॉजिकल युग में आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है और अक्सर नई टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए नया थ्रेट लाती है, क्योंकि हम अपनी सहूलियत तो देखते हैं पर मदर नेचर के बारे में नहीं सोचते। पर मोनिश जैसे OMG इनोवेटर्स भी हैं जिन्होंने एंशिएंट मेथड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ब्लेंड से बनाया है ऐसा OMG डिवाइस जिसे देखकर मदर नेचर भी कहेगी OMG। दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और जाते जाते आपके लिए एक शॉर्ट एंड स्वीट OMG तड़का। दिल्ली में पोल्यूशन की मार झेलने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आप क्लीन ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं, वो भी 299 रुपीज में। जी हाँ, एक ऐसा OMG बार जहां मिलेगी आपको नॉन पोल्यूटेड ऑक्सीजन, वो भी पेपरमिंट, सिनेमन, लैवेंडर और लेमन ग्रास के फ्रेग्रेंस में। दिल्ली के इस ऑक्सी बार में हर दिन 30 से 40 कस्टमर आते हैं और अगर आप यहाँ जा नहीं सकते तो आप पोर्टेबल कैंस भी खरीद सकते हैं, है ना OMG वाली बात। दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और जाते जाते बस मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें और OMG देखने के लिए स्वस्थ रहें। See you guys.